बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ज़रा मोबाइल सेटिंग हो ले। आज हम शुरू करने लगे हैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन पर लेक्चर और एमसीक्यूज। आज लेक्चर हमारा लंबा है और कोशिश होगी कि आप लोग सारे जितने भी मौजूद हैं, जिसे कहा जाए वो एक तो ये टाइम ज़ाया ना करे कि पढ़ने में डिले करे। तो पढ़ने में ज़रूरी है कि फौरी तौर पर शुरू हो जाए, क्योंकि उसको तभी हम ख़त्म कर सकते हैं कि फौरी तौर पर डिलीवरी लेक्चर की शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लेक्चर भी है और एमसीक्यू भी हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक वाइज अब चलता जाएगा और आपके रेगुलर जो काफ़ी लेक्चर इस पर तैयार हैं वो होते जाएंगे। तो ये हमारा ये इसमें देखें पहले। साइलेंट फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फीचर हमारे सामने आ गया। ये अब रीडिंग शुरू करेगा कोई। जी बेटा, जो भी मौजूद है वो ज़रा रीडिंग शुरू करे। हाँ बेटा, कोई रीडिंग शुरू करे। हसानम बेटा तुम पढ़ो।
It is written constitution double in size to the American Constitution. It consists on 3 chapters containing 123 articles and 5 transitory provisions goes into great detail in defining the powers and competence of the federal and national government. It clearly defines the conventions which have grown up during the operation of the Constitution. For instance, the Constitution have given to the federal government the power to define conditions under which allies can acquire Swiss citizenship, which is also exercised by the conventions. By the cantons. कंटोन्स। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लेंथी चूँकि लिखा हुआ है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे पढ़ने की ज़रूरत है बार बार, तो इसी पर मबनी मैंने बनाए हैं MCQs वगैरह। इसलिए अब इसमें जो अभी बात आ गई है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे तकरीबन डबल इसका साइज़ है। लेकिन जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री इसकी पढ़नी है आपने, उसमें 99 में इसमें मुकम्मल टोटल रिवीजन हुई थी और अब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 123 से भी ज़्यादा आर्टिकल है। इसलिए वो भी जो मालूमात हैं साथ साथ मैं बताता जाऊंगा ताकि आपके ज़हन में आती जाए बात कि ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल इसमें एडिशन हो चुका है। हर कॉन्स्टिट्यूशन में रिवीजन हुई है, रिवीजन में कुछ ना कुछ ऐड होते गए हैं। 1999 जो रिवीजन है, टोटल रिवीजन जो 1 जनवरी 2000 में ये नाफज हुआ था, तीसरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, तो उसमें ये राउंड अबाउट ये 200 के करीब हो चुके हैं आर्टिकल्स वगैरह। और मेन जो चीज़ है वो वही रही है। जो तब्दीलियाँ आई हैं वो साथ साथ मैं ज़ुबानी आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अब रिटन शक्ल में हर चीज़ देना मुश्किल होगा। तो 2 तरह की गवर्नमेंट है वहाँ, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक कंटोनल गवर्नमेंट है। कंटोनल उनके सूबों की तरह के हैं, रियासतें हैं जो खुद मुख्तार है, टोटल 23 है, और उसके अलावा कुछ उनके हाफ कंटोन हैं जिनका हाफ वोट है, वो भी 3 है। टोटल 26 हैं ये कंटोन्स मुख्तलिफ उनके। तो उनके जो बारे में लाज हैं वो रिटन और मौजूद है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, और लेंथी उसको 123 के हवाले से भी लेंथी शुमार किया जाता था, लेकिन अब तो वो 200 के करीब हो चुके हैं। नेक्स्ट जी बेटा हसाना, अगर आप हैं तो आप पढ़ें। मारिया मौजूद है तो मारिया पहले आप पढ़ लें, ठीक है। Rigid constitution. The Swiss constitution is rigid one. The process of amendment are quite difficult. There are 2 methods of amending the constitution, which are initiative and ratification. The initiation of amendment proposal is made by in one of the 2 ways. It may be initiated at proposed by the Federal Assembly in the manner as it proposes ordinary bill. If the amendment proposal is approved by the Assembly, then it is put before the cantons and people for ratification. The Swiss citizens can also make amendment proposal in the over 1 lakh votes can initiate amendment proposal in the term of detailed bill, which is put for approval before the electorate. ये अजीबोगरीब किस्म का इनका एक तरीक़ाकार है जिसको हम यूनिक कहेंगे। यूनिक का लफ्ज़ जब भी स्विट्ज़रलैंड में बोला जाए तो आपको हर चीज़ इसकी यूनिक नज़र आएगी। वो क्या है? इनिशिएटिव के पहले 50,000 होते थे, 50,000 वोटर अगर इनिशिएटिव एक जो पिटिशन पर साइन कर दें कि हमें ये अमेंडमेंट चाहिए तो वो आगे मूव करती थी। अब वो 1 लाख हो चुका है। 1 लाख वोटर अगर ये इनिशिएटिव पर साइन कर दें तो वो अमेंडमेंट तजवीज़ हो जाएगी कि इस पर जी कानून साजी होनी चाहिए।
और उसका बाद में आगे बढ़ाकर उन्होंने इस तरह कर दिया हुआ है कि उस पर रेफरेंडम होगा, जो प्रपोजल आएंगी उस पर रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम भी लोगों के पास जाएगा और कंटोन के पास जाएगा, उसमें कंटोन की रजामंदी भी हो जाएगी। अगर अप्रूवल हो जाएगी और रेफरेंडम में वो अमेंडमेंट पास हो जाती हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर पार्लियामेंट भी उस पर कानून साजी कर सकेगी और उसको नाफज कर सकेगी। तो ये इनका तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल यूनिक किस्म का एक फीचर है जो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलता कि 1 लाख वोटर अगर चाहें तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। और अब बाज़ मुल्कों में पटिशन का तरीक़ेकार वहाँ भी मरवज हो गया, आइनी तौर पर नहीं है तो एक पब्लिक प्रेशर के तौर पर आती है बात। इतने लोग साइन कर दें तो फिर भी उनकी पार्लियामेंट सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये क्या तरीक़ेकार है कि हम क्यों ना इस पर अमेंडमेंट करें, हम इस पर लॉ बनाएं। तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें एक अजीब तरह की ये है कि ये अनोखा तरीका है कि वो इनिशिएटिव लेते हैं लोग और उन इनिशिएटिव की बुनियाद पर रेफरेंडम भी हो जाता है। तो ये हम इसमें देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में। इस पर आपको एमसीक्यू थोड़ी देर बाद पेश करते हैं। जी ये बेटा पढ़ें। The bill is put for ratification by the electorate in the referendum after it is proposed in one of the above two methods. In the referendum, it must be approved by majority of the voters casting their vote and majority of the votes in majority of cantons. जी बेटा आगे। आगे पढ़ें भाई। हाँ भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। A canton has 1 vote and half canton has half vote. This neither big or small states alone can make any change in the constitution. Only 60 amendments have been passed up till now in Switzerland. जो पिछला था वो 60 अमेंडमेंट तकरीबन इस तरह आई हैं, लेकिन 99 के बाद 99 अभी शायद आगे रिटन शक्ल में भी आपके सामने आ जाए। 99 की जो रिवीजन टोटल हुई है वो सारी अमेंडमेंट उसमें शामिल कर दी गई हैं, पिछली जितनी अमेंडमेंट थी। उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुई क्योंकि वो पहले ही आइन का हिस्सा बन चुकी हैं। ये एक और फीचर है सोशल गोल्स, इसके बारे में पढ़ें। जी बेटा रीडिंग करें इसको। The Swiss Constitution under the Title II, Chapter 3 and Article 41 enumerates the social goals of the Federation. It has been laid down in the Article 41 that the ratification and that the Federation and cantons will ensure that every citizen should have the benefit of social security, health care, protection of families, fair and adequate employment, and conditions of work and housing and education, including continuing education in the children and young people are to be encouraged in their development to become independent and socially responsible persons. And they are to be सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। हाँ जी यहाँ तक ही था आपका। स्लाइड पूरी नजर आ रही है आपको? जी बेटा आपकी आवाज नहीं अब आ रही। ये सोशल गोल जो है ये भी एक यूनिक फीचर है। ये उन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है और मैंने इस पर एक एमसीक्यू भी आपको दिया हुआ है कि ये सोशल गोल किस तरह के है। तो सोशल गोल के नाम से ये उसी तरह की चीज़ें हैं जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। तो उन्होंने कहा जी ये चीज़ें हम स्कोर करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हम गेन करना चाह रहे हैं।
तो वो उन्होंने क्या दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली है, हेल्थ केयर है, सोशल सिक्योरिटी है, जो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में सोशल सिक्योरिटी के नाम से मौजूद है। कंडीशन ऑफ वर्क है, हाउसिंग एंड एजुकेशन इंक्लूडिंग इन कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन के एजुकेशन को जारी रखने के बारे में। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर टू बी encouraged in their development to become independent and social responsible persons। तो ये उनके सोशल गोल्स का तस्करा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है एक साइलियन फीचर के तौर पर, यहाँ हमने जिक्र किया। उसके आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो एमसीक्यू में आएंगी, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या उन्होंने गोल तस्वर किए थे, उसका स्टेटस क्या है। तो नेक्स्ट आपका आ गया रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जी बेटा। जी बेटा रीडिंग करें। मारिया आप रीडिंग करें। जी बेटा आप जी। हसाना बेटा आप रीडिंग करें। फौरी तौर पर रीडिंग शुरू कर दिया करें, ये टाइम वेस्ट ना किया करें। जी बेटा रीडिंग करें। हाँ भाई। जी बेटा रीडिंग करें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई मसला है सिस्टम में। आप देखें अपनी तरफ से, लाइन देखें, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। हेलो। 5 Constitution establishes a republican form of government not only at center but also in the various cantons. At the center there is a head of state known as the president, who is elected by the people and is made president by rotation from among the federal council. The constitution declares that the कंटोनल कॉन्स्टिट्यूशन। cont- कंटोनल। cantonal constitution should be republican in form and head of a canton must be elected by the people. Article 4 of the constitution says all Swiss citizens are equal before law. There shall be neither subjects nor
privilege of birth person or family. Every citizen participates in government in governance. All political institutions are elective is in character. Thus, the principle of republicanism is the pivotal of जी बेटा, Swiss democracy. कैपिटल ऑफ स्विस डेमोक्रेसी ये लफ्ज़ है। तो ये एक तो कंटोन का लफ्ज़ है, इसको ज़हन में बिठाएं, कंटोन को पढ़ना आपने, कोई और लफ्ज़ नहीं इसके साथ है। तो दूसरा जो है ये आपने कैपिटल ऑफ स्विस डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये नेचर है उसकी, टाइटल हमारा ये है, और साथ ये मुख्तलिफ सूरतें बताई गई हैं कि सेंटर और द कंटोन में अलग-अलग है। और जो कमेटी बनती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो हेड ऑफ स्टेट का स्टेटस जो है एंजॉय करता है। हर मेंबर जो है 7 रुकनी मेंबर होते हैं उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो रोटेशन के साथ सदर बनते हैं, और जो सदर बनता है वो हेड ऑफ स्टेट को का स्टेटस एंजॉय करता है। तो बाकी डिपार्टमेंट जो है 7 डिपार्टमेंट के सरबराही करते हैं बाकी मेंबरान, और एक वाइस प्रेसिडेंट साथ होता है। वो साथ हर साल जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट सदर बन जाता है और नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसी 7 रुकनी कमेटी में से, काउंसिल में से। ये हमारा जो फेडरल जो पिछला था हेडिंग, उसको निकालता है रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आ गया दी फेडरल गवर्नमेंट। जी बेटा मारिया तुम पढ़ो। Switzerland is a federation, though it is known as Swiss Confederation. It consists of 26 units. Among them are full cantons, while 6 are half cantons. The federal government is weak and has delegated power with autonomous cantons. In other words, the power is not vested in central government and not prohibited in the cantons. The power is distributed among the federal government and cantonment governments. The federal government has only those powers which are granted by the constitution, and residual powers are vested with cantons. इसमें होने वाली कौन सी बात है भाई? ऑन द फेडरल गवर्नमेंट एंड कंटोन गवर्नमेंट्स। आगे क्या है? द फेडरल गवर्नमेंट हैज ओनली दोज पावर्स विच आर guaranteed by the constitution and residue powers are vested with cantons। तो इसमें जो बात है फेडरल गवर्नमेंट का ढांचा एक तरह का बताया गया है कि 7 रुकनी एक मेंबर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी कहलाती है, वो ही बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट है। और एक सदर बन जाता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, बाकी जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। और टोटल 26 है, उसमें 23 जो है फुल कंटाउन है और 6 जो है हाफ कंटाउन है। इसलिए टोटल फिगर यही गिनी जाती है कि 26 कंटाउन है। तो नेक्स्ट आपके में से कौन रीडिंग करेगा? हाँ जी, ये पढ़े भाई। नो जुडिशियल रिव्यू ओवर फेडरल लॉज। जी बेटा कोई और पढ़े? The Swiss Federal Court has been given the power of judicial review only in respect of the laws made by the cantons' legislatures. The laws passed by the federal parliament are not subject to its power of judicial review. The provision for referendum as the means of popular review over the laws made by the federal parliament has been the main reason behind the denial of this power to the federal court. However, for protecting the sanctity of the federal constitution, it has been given the power to review the constitution and laws of the cantons and declare all such measures as ultra vires.
which it finds to be in conflict with the Swiss constitution. In other words, the Swiss federal court has no power to determine the constitutional validity of federal laws. The right to interpret the Swiss constitution belongs to the federal parliament. हाँ जी, ये एक मैंने कहा ना, ये आप स्विस कॉन्स्टिट्यूशन पर जाएंगे तो यूनिक चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये बहुत ज़्यादा जमहूरी किस्म का आपको कॉन्स्टिट्यूशन नज़र आता है। ये उसका एक यूनिक फीचर है कि एक आम आदमी उठते हैं, 1 लाख के करीब अगर उनकी तादाद है, पहले 50,000 थी, तो वो इनिशिएटिव ले लेते हैं, जनाब हमें ये अमेंडमेंट चाहिए, और 1 लाख तइद कर दें तो रेफरेंडम भी करवा सकते हैं लॉ पर, और नए लॉ भी बनवा सकते हैं। ये अजीबोगरीब किस्म का उनकी एक कहते हैं कि जिसको यूनिक लफ्ज़ हमने कहा है कि यूनिक फीचर है। और एक और बात बड़ी अजीब नज़र आएगी कि उनकी जो जुडिशरी है वो बड़ी अजीबोगरीब है। उसे कहते हैं जी इंडिपेंडेंस हासिल है, लेकिन इंडिपेंडेंस नाम की कोई सूरत नहीं, वो सारी पार्लियामेंट पर डिपेंड करती है। पार्लियामेंट मेंबरान उसे मुंतखब करते हैं और वो अंडर दी थंब ऑफ दी पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं। वो 6 साल के लिए एक जज मुंतखब होता है और उन्हें जुडिशल रिव्यू की पावर ही हासिल नहीं है। कोई जुडिशल रिव्यू का अख्तियार नहीं उन्हें कि वो कोई ऐसा लॉ जो फेडरल लॉ पर कोई जुडिशल रिव्यू ले सके। ये अमूमन नहीं होता। जमहूरी मुल्की जो अमेरिका है वहाँ भी जुडिशल रिव्यू है, पाकिस्तान है यहाँ भी जुडिशल रिव्यू है, और भी बहुत सी मिसालें दी जा सकती है। लेकिन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है फेडरल लॉ पर। अलबत्ता यहाँ वजाहत कर देनी ज़रूरी है, कंटोनल लॉ, कंटोन के जो लॉ हैं उसमें अगर कोई, चूँकि उनके कंटोन के अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई ऐसा लॉ बन जाए जो कंटोन अपनी मर्जी से बनाए और फेडरल लॉ से वो मुतसादम हो, तो कंटोनल लॉ में जुडिशल रिव्यू फेडरल जो उनकी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो कर सकती है। वो उस पर उनके जुडिशल रिव्यू का पावर हासिल है। ये भी एक अजीबोगरीब बात है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो दीगर बाकी में कम मिलती है। और ये एक बहुत बड़ा अख्तियार होता है जुडिशरी के पास कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जो कोई बात है उसे वो रिव्यू कर सके। तो हमें ये बात नज़र आती है कि कंटोनल लॉ में जुडिशल रिव्यू की पावर है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन फेडरल लॉ में नो, कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन, ये रीडिंग करे भाई कोई जी। असाना मेरा हाल है चली गई है, अभी उसने एक ही पढ़ी है स्लाइड। जी बेटा अगर मौजूद हैं तो पढ़ें। The Swiss Federal Assembly is a bicameral legislature which is composed of Council of States, and the National Council. The Council of State consists of 44 members, 2 from each full canton and 1 from each half canton, elected by respective canton. Their method of election and the term of the office is decided by the cantons. हाँ जी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर उनकी पहले वो सिंगल ही होती थी, लेकिन अब उनकी बाई कैमरल है। कौमी असम्बली भी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और सेनेट भी मौजूद है। और वो उसी तरह है कि जो मेंबरान है वो कंटोन जो है उन्हें नुमाइंदगी हासिल है, उसमें सेनेट में 2 मेंबरान होते हैं फुल कंटोन के, और हाफ जो कंटोन है उसका 1 मेंबर होता है सेनेट में नुमाइंदा। और इसी तरह जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो आप समझें कि लोगों के डायरेक्ट वोट के नतीजे में आते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या असेंबली उन्हें कहते हैं। तो 2 हाउस जो है ना वहाँ मौजूद हैं जो ये लेजिस्लेचर का काम करते हैं। उसके बाद आ गया जी आपका दी नेशनल काउंसिल। ये कौन पढ़ेगा जी? बेटा मारिया, बेटा तुम पढ़ो।
The National Council consists of 200 members elected for 4 years by proportional representation on the basis of adult suffrage, representing the general interest of the people. Each member is chosen by 2,400 people of the total population. There are additional seats which are allocated for any fraction over 12,000. Each canton and half canton is considered a single election district and is granted one representative. The two chambers have equal powers. They elect the president and vice president annually. All the decisions are made by the majority of the present on the voice basis. All the important debates are reported in the official bulletin. The two chambers meet only once a year in ordinary session. Extraordinary session may be called on the demand of Federal Council or a quarter members of National Council or of 5 cantons. हाँ जी, ये देखिए आप कितनी इसमें चीज़ें आ गई हैं। थोड़ा थोड़ा सबका जिक्र करते हैं कि जो नेशनल असेंबली है अब उसके फाइनल 200 मेंबरान हैं, इलेक्टेड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए मुंतब होते हैं बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट सफरेज, बालग राय दही की बुनियाद पर, रिप्रेजेंटिंग द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है जी। ईच मेंबर इज चूजन बाई 24,000 people of the total population। एक कंटोन में जो 24,000 पीपल हैं वो मुंतखब करते हैं। टोटल रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ेकार जो है, एडिशनल सीट के लिए 12,000 वोट की शर्त है ईच कंटोन में से। हाफ कंटोन जो है कंसिडर सिंगल इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा ज़िला जो शुमार किया जाता है, एक हल्का जो शुमार किया जाता है, वो 12,000 जो हाफ कंटोन है उनके लिए है। और इसमें और क्या आ गया जी कि एक और यूनिक भी बात जो है कि दोनों हाउसेस के एक जैसी पावर है, सेनेट की हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक जैसी पावर है। और कहते हैं कि हर साल सदर का इलेक्शन होता है, बेसिकली नायब सदर का इलेक्शन होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि सदर उसने बनना है जो पिछले साल नायब सदर है, ऑटोमेटिकली उसने सदर बन जाना है। तो नया नायब सदर मुंतखब होना है जो उस सदर के साथ 1 साल काम करेगा और अगले साल फिर वो सदर बन जाएगा। तो बेसिकली नायब सदर का हर साल इलेक्शन होता है। और ये श्योर है कि 7 रुकनी काउंसिल जो है, एग्जेक्टिव काउंसिल जो है, उसमें से हर मेंबर ने लाजम उसका मेंबर बनना है, नायब सदर बनना है और फिर वो सदर बनना है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 4 साल के लिए आते हैं मेंबरान। तो उस वक्त जो मौजूद होंगे वो उनमें से मुंतखब होकर बाद में एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे। जो एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बन गया उसने लाजम नायब सदर भी बनना है और सदर भी बनना है। ये उनका बड़ा यूनिक किस्म का फीचर है। और बेसिकली जो गौर करें आपको तो नजर आएगा कि हर साल तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट तो पहले जो मुंतखब शुदा है उसने सदर बनना ही बनना है, वो तो पहले ही बन चुका है, उसकी बारी लग चुकी है। तो इस तरह कलेक्टिव, अभी नेक्स्ट फीचर के तौर पर शायद आएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वर है इस एग्जेक्टिव काउंसिल के पास, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं प्लूरल, कि इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चलेगी। ये 7 के 7 मेंबरान जो है 7 साल के लिए बार बार मुंतखब होते रहेंगे और इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत काम करेंगे और उनकी तस्वर किया जाएगा कि काम सब ने मिलजुल कर किया। और उसमें एक और बात आ गई कि पूरे साल में दोनों चैम्बर ने सिर्फ ऑर्डिनरी सेशन एक ही होना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब चाहें वो बुला लें ऑन द डिमांड ऑफ द फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल कौन सी है? वही वो 7 रुकनी मेंबर और एक क्वार्टर मेंबर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल और 5 कंटोन्स, 5 कंटोन चाहें तो वो भी एक इजलास बुला सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेशनल काउंसिल के क्वार्टर मेंबरान, 1/4 मेंबरान जो है वो भी इजलास बुला सकते हैं। अब 3 तरीक़ेकार हमारे आगे कि एक है कि ऑर्डिनरी
जो सेशन है वो साल में एक बार होना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब भी बुलाना है तो एक तो है फेडरल काउंसिल के मेंबरान जो हैं वो बुला सकते हैं, और एक क्वार्टर 1/4 मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल जो हैं वो भी बुला सकते हैं, और 5 कंटोन मिलकर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुला सकते हैं। ये हमारी डिटेल हो गई उसमें। ये अब MCQ में भी इसमें से बात चीज़ें आएंगी। प्रोविजन रिगार्डिंग आर्मी, ये कौन पढ़ेगा बेटा? हसाना काफ़ी देर से गायब है। जी बेटा। मारिया बेटा आप पढ़ लें। साउंड गालबन नहीं इस तमाम मेंबरान की तरफ से क्लियर। जी मारिया बेटा आप पढ़ें। The Constitution now. जी जी बेटा। आर्मी। The Constitution now lays down that Switzerland will have an army. It will be organized as a militia and will have the responsibility to prevent war, defend the country, to maintain peace, to protect the people, and to lend support to the civil authorities in emergencies. The Federation has the power to use the army. Civil defense is also a federal subject. The Federation takes all decisions and makes law regarding the organization, training, and equipment of army. The cantons can use their troops for maintaining public order in their respective territories. हाँ जी, बेसिकली आर्मी के मतलब क्या है कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि स्विट्जरलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसमें आर्मी नहीं है। अब इसमें आर्मी अभी भी रेगुलर आर्मी नहीं है। ये अभी आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है, ये लफ्ज़ है मलेशिया। उर्दू में इसको इस तरह बोला जाता है, MILITIA। इसको आपने पढ़ा है किसी और अंदाज में, तो ये लफ्ज़ है मलेशिया। मलेशिया के जो रेगुलर आर्मी नहीं होती वो वक्त ज़रूरत उसे इकट्ठा कर लेते हैं। उनके जो लाज हैं वो है लाजमी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग। हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो लाजमी मिलिट्री ट्रेनिंग करे, और वो ट्रेनिंग उनकी डिग्री नहीं मिलती जब तक वो ट्रेनिंग ना कर लें। अगर कोई मिलिट्री ट्रेनिंग के काबिल नहीं है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो कोई और सर्विस के लिए अपने आप को पेश करे। जो अगर मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर सकता, अहल नहीं है, कोई और ट्रेनिंग कर ले। वो ट्रेनिंग का फिर एक फॉर्मेट देते हैं कि जी आप ये ट्रेनिंग कर लें। अगर वो ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता तो उसका तीसरा हल उन्होंने ये दिया हुआ है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, जो कलेक्शन करेगा कंटोन, और पे होगा फेडरल गवर्नमेंट को। एक मखसूस रकम वो अदा करेगा ताकि एग्जाम्प्ट हो सके। अदरवाइज एग्जाम्पशन की कोई सूरत नहीं है। तीनों में से ये एक चीज़ करनी पड़ेगी। पहली तो ये बात। अब रेगुलर आर्मी नहीं है। मलेशिया है कि जब जरूरत होती है उसे इकट्ठे कर लेते हैं, कहते हैं जी जरूरत पड़ गई आ जाएं। अब उन्होंने इसमें भी थोड़ी अमेंडमेंट की है, रेगुलर आर्मी की भी प्रोविजन रखी है। अब उसमें उसके पर्पस जो तय किए हैं यहाँ उनका जिक्र है कि वो क्या पर्पस है, कि वो पर्पस है कि वो मुल्क को पीस मेंटेन करना है, टू डिफेंड द कंट्री, मुल्क का दफा करना है। बेसिकली उन्हें दफा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल स्टेट डिक्लेयर किया। न्यूट्रल स्टेट से मुराद गैर जनमदार है। वो ना किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल होते हैं, ना किसी कंट्रोवर्सी मिलिट्री जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाकी मुल्कों से उन्होंने तल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं। बेसिकली वो तो UNO के मेंबर भी बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये बाद में उन्होंने UNO में शिरकत कर लिया, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होते। वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को बाकी ममालिक के साथ एक लिंक बनाने के लिए उसमें शमूलियत तो अख्तियार कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होते। अब आर्मी के जो मकासद उन्होंने तय किए हैं वो आपके सामने, डिफेंड द कंट्री, टू मेंटेन द पीस, टू प्रोटेक्ट द पीपल, एंड टू lend support to the civil authorities इन एमरजेंसी। जो बात का एमरजेंसी होती है उसमें सपोर्ट देने के लिए मलेशिया जो है वो ताउन करती है। अब फेडरल गवर्नमेंट उसकी सर्विस से एंजॉय कर सकती है, वो उसे ऑर्डर कर सकती है। कंटोन किसी को ज़रूरत है मलेशिया की तो फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए उसकी सर्विस ले सकता है अपनी हदूद में काम लेने के लिए।
और ये सारी सिविल डिफेंस एक बहुत बड़ा शुबा है उनका, लेकिन वो भी फेडरल सब्जेक्ट है, वो कंटोन का सब्जेक्ट नहीं है, वो फेडरल सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट उसमें फैसला ले सकती है कि सिविल डिफेंस जो है ना उसके लिए हम ये लॉज बना रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ सूरत है। बाकी ट्रेनिंग के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। अब बाकी आखिरी बात वही है, कंटोन्स कैन यूज द ट्रूप्स ऑफ मलेशिया फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो वो क्या करेंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो फिर उन्हें दे देगी, इजाज़त दे देगी उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये उनके आर्मी के बारे में रूल है। नेक्स्ट आ गया सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज। इस पर बात करें, जल्दी से रीडिंग करें। जी बेटा जल्दी से पढ़ें। The Swiss Constitution contains no formal Bill of Rights. Sir, I am a SLT class. Contains no formal Bill of Rights, but there are a number of provisions in the Constitution which grant rights and liberties to the Swiss citizens. The corresponding duties of individuals are also set forth. The Constitution guarantees the equality before law, freedom of consciousness and belief, freedom of religion, liberty of press, the right to form association, right to property, and right to petition. These rights are not unfettered as they are subject to certain limitations. These rights cannot be used in a way detriment to the interest of the people. These rights are safeguarded by the federal tribunal under the ordinary law of the country. अब एक तो बात आपको ये इस सिलसिले में क्लियर करनी है कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बिल ऑफ राइट पहले शामिल नहीं था। ये 99 में जो टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है उसमें ये शामिल हुआ है। और अब ये इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बेसिकली हर मुल्क में जिस तरह सिविल लिबर्टीज हैं, सिविल राइट्स हैं, उसी तरह ये भी शामिल हो गया बिल ऑफ राइट। और इसमें वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जो राइट्स मौजूद हैं जो ज़रूरी समझे जाते हैं। राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ रिलीजियस है, राइट ऑफ एसोसिएशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ये 99 में शामिल हुआ है, 1 जनवरी 2000 में ये नाफज हुआ था। ये सारी अमेंडमेंट में शामिल हो गया, बिल ऑफ राइट भी शामिल हो गया। ये आप लिबरल सेकुलरिज्म पर पढ़ लें ताकि हम जल्दी से एमसीक्यू की तरफ चलें। जी बेटा, सिविल लिबरल सेकुलरिज्म। जी बेटा मारिया पढ़े। Another feature of the Swiss constitution is its liberal secularism. The liberal philosophy is anti-feudal, anti-monarchical, and anti-clerical. The Swiss constitution seeks the freedom of individual from the church and all other such institutions. It recognizes the right of individual, including the liberty of conscience and belief. The Constitution prohibits the Jesuit and other religious orders in order to eliminate the hold of church on educational institutions. No convents or other religious congregations are to be set up. Moreover, the Constitution also provides for freedom of trade and commerce to ensure the economic liberty to the individual. The people are engaged in liberal professions and earn their living mainly from cottage industries and tourism. The state has neutral position in international politics due to its liberal policy. हाँ जी, अब लिबरल सेकुलरिज्म बेसिकली है गैर मजहबी। पहले ये चर्च के ताबिया सारी रियासतें होती थी, लेकिन अब उन्होंने एक तरह का सेकुलरिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक अपने आप को एडवांस किस्म का सेकुलरिज्म कह दिया। हम चर्च से आज़ादी देते हैं, चर्च से आज़ाद हैं, ये मजहबी तौर पर किसी कोई ख़ास मज़हब हमारा नहीं है। लेकिन बेसिकली ये सारी क्रिश्चियन रियासतें हैं, लेकिन जिनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिबरल सेकुलरिज्म की बात कर रहा है।
प्रोविजन रिगार्डिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज ये एक और यूनिक किस्म का इनका शोबा है कि 4 ज़बानें हैं इनकी, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, चौथी भी बवक्त ज़रूरत बोली जा सकती है, चौथी बड़ी ज़ुबान के तौर पर। ये बाज़ मुल्कों में एक ही लैंग्वेज होती है, बाज़ में हमारा जब पाकिस्तान इकट्ठा था तो 2 लैंग्वेज होती थी। और ये स्वेस जो है ये उससे भी अजीब तर आपको नज़र आएगा कि 3 बड़ी लैंग्वेज है और 2 ज़ुबानें सीखनी हर शहरी के लिए लाजम है 3 में से, और 3 ऑफिशियल हैं। चौथी लैंग्वेज जो जर्मन और दूसरी कौन सी हैं अभी सामने आ जाती हैं, तो इटालियन है, रोमन है। रोमन जो है वो चौथी लैंग्वेज है। सिर्फ रोमन बाशिंदे अगर आपस में कम्युनिकेट स्किल करना चाहें तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा, उनके साथ जो रिलेशन होंगे वो उस लैंग्वेज में होंगे तो तब उनका है। अदरवाइज 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। और रोमन जो है वो रोमन लोगों से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तब वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इख्तियार करती है। ये मैं मुख्तसर तौर पर बता रहा हूँ प्रोविजन रिगार्डिंग लैंग्वेज, ताकि आगे चलें, क्योंकि बहुत सा रहता है। और नया लेक्चरार जो तशरीफ ला चुके हैं, इलेक्टेड जुडिशरी, ये एक बड़ा और यूनिक फीचर है। तो उनकी जुडिशरी इलेक्टेड है। इलेक्टेड होना कोई आज़ादी की अलामत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ वो अब जुडिशरी के जो है ताबिया हो गई है पार्लियामेंट के, तो उनकी मर्जी से मुंतब होंगे। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जुडिशरी जो स्विट्ज़रलैंड की है वो इतनी बाख्तियार नहीं है, वो जुडिशल रिव्यू की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्टेड जुडिशरी है, उसका इलेक्शन होता है और बाकायदा मुंतब होते हैं वो, और 6 साल के लिए मुंतब होते हैं। पीरियड उनका 6 साल का है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, ये पढ़ें भाई। जी बेटा। The Swiss constitution accepts the principle of rule of law. Its Article 5 specifies its meaning. Law is the basis of all activities. Number 2, law alone can place limitation on all activities. Number 3, state activity must be in public interest and in proportion. Number 4, state institutions and private persons must act in good faith. Number 5, the Federation and cantons always respect international law. Further, Article 8 of the Constitution grants to all citizens the right to equality before law. It also provides for social equality of men and women and special legal protection for disabled and disadvantaged people. अब ये इसमें रूल ऑफ लॉ में ये 5-6 पॉइंट जो हैं ये लाजम आपने जेहन में रखने हैं। ये आप एमसीक्यू आते हैं तो उसमें भी क्लियर जो 5-7 मिनट हम दूसरे टीचर के ले लेते हैं, क्योंकि हमारा शुरू में कुछ टाइम ज़ाया हुआ है। डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ें भाई। जी बेटा, ये पढ़े कोई। This is constitution is a living document and is present a standard example of adaptability. It has always adopted itself with the changing circumstances and requirements of the time, and kept pace with the social aspiration of the people. The institution of referendum and initiation are the main dynamic agencies to develop the Swiss constitution. Twice it was forced to change. हाँ जी, ये आपका डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन का हेडिंग आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है अडेप्टेबिलिटी और इनिशिएटिव और रेफरेंडम। तो बेसिकली हम अभी बात कर चुके हैं। इनिशिएटिव कोई बड़ा यूनिक फीचर है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा है रेफरेंडम ऑन इनिशिएटिव, वो भी एक यूनिक फीचर है। उसके बाद अडाप्टेबिलिटी इसकी क्या होती है कि रेफरेंडम में अगर पास हो जाए तो कहेंगे ये अडॉप्ट हो गया। अडॉप्टेड का लफ्ज़ शुरू में भी आया था, उससे मुराद ये है कि लोगों ने रेफरेंडम में इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये बड़ी डायनामिक किस्म की इसमें सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। तो
अब इसमें आ गया नेक्स्ट, ये बात थोड़ा सा कर लें ताकि हम इसके एमसीक्यू कर सकें। जी जी बेटा, जल्दी जल्दी बस रीडिंग किया करें। जी बेटा। The partial changes have been made on many occasions. The Constitution introduced constitutional initiative in 19। हाँ जी बेटा, यहाँ से शुरू कर। 1891. हाँ जी, ये 1891 में इंट्रोड्यूस हुई थी। Department in 1940. जी। Proportional representative in 1980. Treaty with एडमिनिस्ट्रेटिव administrative delegation 1914 में एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो बाकी 7 शोबे बनते हैं, डिपार्टमेंट बनते हैं, ये 1914 में इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव कब हुआ था? 1918 में। रिफरेंडम 1921 में शामिल हुआ था। उसके बाद एक्सटेंशन इन टर्म ऑफ फेडरल काउंसिल 1932 में इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड एनुअली द अर्जेंट Aristides decree. डिग्रीज बाई अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ था? 1939 और 1949 में। ऑल दिस पावर दैट द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक बाई टेकिंग पॉपुलर एक्शन, सो द पीपल बिकम सॉवरेन इन रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। कि ये एक बड़ा यूनिक फीचर है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का, और लोगों को सावन बनाता है। इसमें लोग सावन है, लोग कवानीन बनाते हैं, सावन की कमांड नहीं आती। लोग जब चाहे कोई अपने आप को सावन डिक्लेयर करके उसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं, रेफरेंडम करवा सकते हैं। ये एक बड़ी यूनिक किस्म के पावर है। मैंने कहा इसका हर फीचर ही यूनिक है। इसका एक पॉजिटिव यूनिक है, एक नेगेटिव यूनिक है। हर फीचर पॉजिटिव है, एक बड़ा नेगेटिव है, वो है कि इलेक्टेड जुडिशरी। तो वो इलेक्टेड जो है, इलेक्शन होते हैं बाकायदा, और वो फिर उनके ताबिया अंडर द थंब ऑफ दिस लेजिस्लेचर जजेस काम करते हैं। कोई ज़बरदस्त किस्म की हमें नज़र नहीं आएंगी जुडिशरी के फैसले। एमसीक्यू सेशन जल्दी से कर लें। जी बेटा, नंबर 1। When was the first constitution of Switzerland came into being? 1848, 1866, 1874. हाँ जी, ये कौन बताएगा? सिंपल सा है, सबसे पहला आया था 1848 वाला। जी नेक्स्ट। When was the constitution of 1848 was wholly revised? 1866, 1891, 1874. कब होली रिवाइज हुआ था? इन तीनों में से, पहले इन तीनों में से बताना है, फिर बाद में बात होगी। 74. 74 में टोटल रिवाइज ये हुआ था। उसके बाद भी एक रिवीजन अभी आएगी आपके सामने। When was the right of initiative was introduced in Constitution of Switzerland? 1866, 1874, 1891. हाँ जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है। जी बेटा। 1891. 1891 उस वक्त से इनिशिएटिव का फैक्टर शामिल है। 1891. What is the actual name of right of initiative? Federal initiative, popular initiative, federal popular initiative. हाँ जी, किस नाम से जाना जाता है? सर सिर्फ 5 मिनट आपके लेंगे, हमारे एमसीक्यू खत्म होने वाले हैं। जी बेटा। Federal popular initiative. फेडरल पॉपुलर इनिशिएटिव, बेसिक नाम उसका ये है।
बाकी जो है ना वो बस मुख्तसर तौर पर बोला जाता है, अब्रीवेशन के तौर पर फेडरल पॉपुलर इनिशिएटिव इसको कहा जाता है जी। राइट ऑफ इनिशिएटिव मींस, क्या मतलब है इसका? A certain number of votes could made a request to amend a constitutional article. To introduce an amendment in constitution, both A and B, none of these. हाँ जी, कौन सा ठीक होगा? Both A and B. दोनों ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। The sentence is included in dash of Swiss constitution. In the name of God Almighty, we the Swiss people and cantons to renew the alliances to strengthen the liberty and democracy. अब ये Liberty स्विस कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने पढ़ा वो सेकुलर है, लेकिन उसमें ये बात नजर आएगी कि उन्होंने ये खुदा के वजूद को कॉन्स्टिट्यूशन में तस्लीम किया। ये अजीब बात है। मैंने कहा ना कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज ही उसकी यूनिक है और अजीब नजर आती है हर चीज ही। एक चीज नेगेटिव यूनिक है, वो है उसकी जुडिशरी के बारे में, बाकी उनकी हर बात ही यूनिक है। In the name of God Almighty, we the Swiss people and canton to renew the alliance to strengthen the liberty and democracy। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, हालांकि वो कहते हैं जी हम सेकुलर है। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या चीजें हैं? लिबर्टीज, बिल ऑफ राइट, प्रीएम्बल, नन ऑफ दीज। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में बहुत कुछ शामिल है, ये भी उनके प्रीएम्बल में शामिल है जी। Which of the following are features of Swiss constitution? Written, enacted, adopted, all of these. ऑल ऑफ दिस ये अभी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। Which of the year the people and cantons rectify and adopted the Swiss constitution? 1848, 1874, 1999. All of these. अच्छा, ये अब आ गया कि 1874 में भी रिवाइज हुआ है, लेकिन 99 में टोटल रिवाइज हुआ है, रेक्टिफाई हुआ है। अब ये सारी इसमें तब्दीलियां जो हैं वो 1999 में शामिल कर दी गई हैं। तो लेकिन ये सारे तब्दीलियों का कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, सब उसमें शामिल है। ऑल ऑफ दीज इसमें दुरुस्त होगा। How many amendments came into force after revision of constitution in 1999? 10, 6, no amendments after 1999. 99 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, क्योंकि सारी तो शामिल हो गई जी। जी जल्दी से करें भाई। ये MCQs आगे पीछे हो गए। अच्छा जी, ये क्या हो गया? इसके अगले वाली स्लाइड करें। जी आगे आ जाए, इस पर आ जाए। Swiss constitution is known as rigid, flexible, partial rigid and partial flexible. हाँ जी, कौन इसमें बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट के तौर पर किया था। Rigid. जी बिल्कुल ठीक है, रिजिड के तौर पर हम कुआसी भी कह सकती हूँ, आसाई वजूद कुआसी। जी क्या कहा? मैं बाद में पूछ लेती हूँ, अभी आप कर लें। जी बेटा, जी जो रिजिड है ये टाइटल इसका दुरुस्त है, बाकी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात जो है ना वो इस तरह है कि इनिशिएटिव इसमें मौजूद है, बाकी है, लेकिन टाइटल अभी तक किताबों ने इसको रिजिड का ही दिया हुआ है जी। ये बेटा पढ़ें। What is the major change in Swiss Constitution 1999 bracket में 1 January 2000 from previous constitution of 1848 and 1874? No major change included detailed Bill of Rights, exclusion of preamble, introduced the right of initiative. हाँ जी, क्या मेजर चेंज क्या थी 1999 में जो 1 जनवरी 2000 को शामिल हुई, नाफज हुई? इंक्लूडेड डिटेल बिल ऑफ राइट। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले किया, भूल गए आप जी। अंडर व्हाट टाइटल नंबर?
Under what title number and chapter number the Bill of Rights is included in Constitution of 1999? Title आगे number 1, हम्म chapter 1. Title number 2, chapter 2. Title number 2, chapter 1 and 2. None of these. 1, 2. 1 2 टाइटल उसका 2 है, चैप्टर 1 एंड 2 है, ये दुरुस्त है जी। मैं नेक्स्ट Under what number of articles the Bill of Rights is included in Swiss Constitution? 720, 17, 740. None of these. 740 है ये। नेक्स्ट Which of the rights are included in Bill of Rights? Right of human dignity, freedom of custom, freedom of religion, equality before law, all of these, only B and C. हाँ जी, कौन सा दुरुस्त है इस पर थोड़ा सा सोचें, और जवाब आपका है ऑल ऑफ दिस। Which right isn't included in Bill of Rights? Freedom of expression, freedom of media, freedom of association, single citizenship, only C and D, all of these. सिर्फ एक फीचर है जो शामिल नहीं है बिल ऑफ राइट में, वो है सिंगल सिटीजन का। वहाँ स्विट्जरलैंड में डबल सिटीजनशिप है ऑप्शन। अब या इसमें क्या जवाब आ गया? सिंगल सिटीजन का ऑप्शन शामिल नहीं है। जवाब ये है, ये नहीं लिख देना कि डबल सिटीजनशिप जी। विच जी पढ़ें। Which rights are included or not included in Swiss Constitution? Domicile, property, economic freedom, judicial protection, all are included. None of these are included. कौन सा? सब शामिल है। ऑल आर इंक्लूडेड, ये सब बिल ऑफ राइट में शामिल है। What are the other social goals provided by Swiss Constitution? Condition of work, housing, education, to become socially responsible person, all of these, none of these. ये मेरा हाल है सारे सोशल गोल में शामिल है, ऑल ऑफ दिस जी। Which of the following isn't secured in social goals? Social insurance covering old age, illness, accidents, migration, none of these. एक चीज शामिल नहीं है, कौन सी है वो? माइग्रेशन। Which purpose is included in the Swiss Constitution? To save the independence and security of the country, to secure all the citizens as the long-term preservation of natural resources. Both A and D, none of these. बोथ ए एंड बी जी। From ये which time the Switzerland is democratic republic? 1848, 1874, 1999, 1291. हाँ जी, कौन सी है जी? 1848. नहीं, ये पहले तीनों जो डेटे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की डेटे हैं। 1291 वो कहते हैं जी हम इतना पुरानी रिपब्लिक हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने 1291 में अपने आप को डिक्लेयर किया था जी। Is it true that Switzerland is headed by a 7-member plural executive? Those members are elected by the two houses of Swiss federal parliament. True, false? हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है कि 7 मेंबर हेड करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ये प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव भी पढ़ते हैं, बहरहाल आपने इस तरह पढ़ा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव वहाँ प्लूरल एग्जीक्यूटिव का लफ्ज है। ट्रू, इसको जवाब इसमें से क्या आ गया? ट्रू है। नेक्स्ट जल्दी से। The people of Switzerland directly participate in law-making process through referendum, initiative, parliament, approval of cantons, all of these. हाँ जी, क्या इंस्टेंट है उनके, किस तरह के सूरत हाल है स्विट्जरलैंड में, कौन बनाता है, कौन लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं? जवाब है ऑल ऑफ अबव। रेफरेंडम भी है, इनिशिएटिव भी है, पार्लियामेंट भी है, पूर और कंटोन भी जरूरी है। ऑल ऑफ दिस। ये हमारे आज के एमसीक्यू हुए। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह स्विट्जरलैंड पर मजीद एमसीक्यू तैयार हैं। इसी
2 दिन में मज़ीद हम काफ़ी सारे पेश कर सकेंगे टाइटल के साथ। अब आप थोड़ा सा रीडिंग कर लें, लेक्चर होगा, 7 MCQ होंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी जनाब, असल में शुरू में हमारा टाइम थोड़ा ज़ाया हो गया, आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थक तो नहीं गए ज़्यादा? जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो नेक्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है उसको पढ़ने जा रहे हैं, द बाथ बाय जैनेट फ्रेम। आपको आवाज़ आ रही है? मारिया, पहले भी इतने स्टूडेंट्स थे पिछले लेक्चर में कि अब जो है वो कम हो गए हैं। सर बस एक ने रीड किया, अच्छा, बाकी एक ने लेफ्ट किया थी। शुरू करें फिर? यस सर करें। जी बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो गई है आपको? सबसे पहले, जैसे पहले हम स्टोरीज पढ़ते आए हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, फिर उसके बाद इसकी जो है वो समरी होगी। समरी आप बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर इसके मेजर जो पैराग्राफ्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। उसी तरह से इसके थीम और इसकी सेटिंग वगैरह है, और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन है। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, सिर्फ आपने फोकस करना है और समझना है और सुनना ध्यान से है, तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। जैनेट फ्रेम पैटरसन क्लूथा, ये उसका पूरा नाम था। जैनेट पैटरसन क्लूथा was an author from New Zealand who published under the name of Janet Frame, और जो उसने अपना लिटरेरी नेम जो है वो चूज़ किया हुआ था, या लिटरेरी नेम जो उसने शॉर्ट किया हुआ था वो वाली जैनेट फ्रेम था। She wrote novels, short stories, poetry, juvenile fiction and an autobiography। ये मुख्तलिफ टाइप की जो हैं वो स्टोरीज़ हैं, जो या स्टोरीज़ की टाइप्स हैं जो उसने लिखी हैं। नॉवेल्स भी लिखे हैं, और 79 ईयर ऑफ एज में 2004 में इसकी डेथ हुई। अवार्ड्स इसको मिले हैं जी, ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स लेटर्स, और अ कॉमनवेल्थ प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1989 में, इटालियन चिलियन अवार्ड्स 1993 एंड 1996, इन द ऑर्डर ऑफ द न्यूजीलैंड 1990। वैसे ये न्यूजीलैंड के अंदर जो पैदा हुई थी।
एंड द इनाग्रल न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द लिटरेरी अचीवमेंट इन फिक्शन। और तकरीबन कह रहे हैं कि इस तरह से 5 अवार्ड्स जो हैं वो मिले में। अर्ली लाइफ इसकी जो है वो बताई हुई है। प्रेम वॉज बॉर्न इन डुनिडन and her early life was spent in small town in Otago and Southland where her father worked for the railway। बाप जो है वो रेलवे का मुलाजम था और चूँकि उसकी जॉब उधर होगी उस शहर के अंदर साउथलैंड में, तो वहाँ ही है इसकी जो है वो ज़िंदगी के इब्तदाई जो अयाम है ये गुजरे हुए। She became alienated at the young age after drowning of 2 of her sisters। परेशान थी शुरू से ही क्योंकि 2 इसकी जो बहनें थी वो डूब गई थी। हर ब्रदर आल्सो सफर्ड फ्रॉम एपिलेप्सी। और टोटल मेरा ख्याल है इसके 5 बहन भाई थे जिनमें से इसका 3rd नंबर जो था। और 2 बहनें इसकी डूब गईं और भाई जो है वो मिर्गी के मर्ज में मुब्तला था। तो इसलिए शुरू से ही एक जिसको कहते हैं कि हार्ड लाइफ उसने गुजारी है, क्रूशल मोमेंट्स ज़िंदगी के देखे हुए। सीवियर लाइफ जो है वो बचपन से ही आदी हो चुकी थी। While she worked as a trainee teacher in Dunedin in 1945, she experienced multiple emotional breakdowns, which doctor mistook by schizophrenia। ये बीमारी का नाम है। उसे प्रॉब्लम थी, मेंटली डिजीज थी, जिसको डॉक्टरों ने जो है वो समझा कि ये कोई और बीमारी है। मिसडायग्नोज हुआ उनसे। दैट केप्ट हर इन सिकलिफ मेंटल हॉस्पिटल फॉर द बेटर पार्ट ऑफ अ डिकेड। तकरीबन काफ़ी अर्सा जो है ये फिर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भी इसको जो वो ट्रीट किया गया, हालांकि इसको उस तरह की कोई बीमारी नहीं थी। ये तो था पहले जैनेट फ्रेम के बारे में। ठीक है, क्विक ओवरव्यू दे दूँ कि 5 जो थे इसके 2004 में इसकी जो है वो डेथ हुई है। तकरीबन 5 इसको जो है वो अवार्ड मिल चुके हैं लिटरेचर के, जिसमें से न्यूजीलैंड एकेडमिक जो आर्ट एकेडमी है लिटरेचर अमेरिकन, उसमें से भी अवार्ड मिल चुका है। फिर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी इसको अवार्ड मिला हुआ है। तो सारे मिला जुला के इसको 8 अवार्ड जो है मिले हैं। ज़िंदगी की जो अर्ली स्टेजेस हैं उसी में ही इसने स्ट्रगल की है, हार्डशिप्स देखी हैं, क्योंकि 2 बहनें इसकी डूब के डेथ हो गई थी और भाई जो है एपिलेप्सी का मर्ज था। तो घर का माहौल कैसा हो सकता है ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर इसने बाद में टीचिंग की, तो टीचिंग के दौरान जो है उसे कोई जो है वो डिसऑर्डर हुआ, बीमारी हुई, तो डॉक्टरों ने समझा कि ये जो है वो कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो उन्होंने इसे पागल खाने में मुंतकिल कर दिया। काफ़ी अर्सा वहाँ पे भी रही, कोई तकरीबन 4-5 साल। उसके बाद दोबारा से इसने फिर से राइटिंग जो है वो स्टार्ट की, और पहले भी वो राइटिंग करती थी लेकिन बाद में फिर उसने राइटिंग स्टार्ट की और वाकई दुनिया ने माना कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फिक्शनबिलिटी है इसके अंदर। तो ये वाली जो स्टोरी है द बाथ, ये भी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ऑटोबायोग्राफिकल टच है। यहाँ पे जो बात है बेसिकली वो जैसे जिसको हम नहाना या गुस्ल करना कहते हैं, बात का मतलब तो यही है, लेकिन बेसिकली वो सारी जो स्टोरी है वो एक बात टब जो है उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। और ये एक औरत दिखाई गई है जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, डिप्रेस्ड है, और बड़ी ही रेगुलरली वो अपने जो हस्बैंड की ग्रेव है उस पे ऊपर विज़िट करती रहती है, गाहे बगाहे, बल्कि रूटीन है समझ लें उसकी कि उधर जाती है, ठीक है, प्रेयर करती है, फूल चढ़ाती है, वापस आती है घर पे। तो ऐसे ही जब एक दिन वो आती है तो वो टब के अंदर जो है वो, क्योंकि वो एज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, टब के अंदर फंस जाती है। इधर एक स्टैंड होता है, वो ऊपर गिर जाता है, तो उसका उधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी हार्ड स्ट्रगल के बाद वो वहाँ से जो है वो निकल पाती है। तो बेसिकली यही एक जो है वो मेजर इवेंट है। उसके बाद फिर से वो दोबारा वही रूटीन जो है वो अडॉप्ट करती है और अपने जो हस्बैंड है उसकी कब्र पे जाती है, फिर अपने पेरेंट्स की जो है वो कब्र पे जाती है। ये मतलब हाँ वो आप आपकी कनेक्टिविटी हो गई है। अच्छा चलें, वो 3 बजे स्टार्ट होगी, तो अगर कोई बस इशू हो तो फ़ोन कर लीजिएगा उस नंबर पर। ठीक है।
जी, तो द बात इज अबाउट एन ओल्ड विडो हु इज प्रिपेयरिंग टू हेड टू हर डेड हस्बैंड्स grave due to her old age. The journey is no longer as easy as it used to be. चूँकि शायद इसके बच्चों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया कि इनके हैं थे या नहीं थे, लेकिन इसके पास बहरहाल कोई नहीं था। एक ही याद उसके थी, वो उसके खामद की थी और उसकी अपने हस्बैंड की कब्र पर वो जो डेली विज़िट भी करती थी। तो ये इतना इजी भी नहीं है कि आपका एक ही सहारा हो, एक ही जो है वो पर्सन हो जिसके साथ आप कोई बात जो है वो शेयर कर सकें, और वो भी इस दुनिया में ना रहे, और अकेले घर में, उसी घर में जहाँ पे वो दोनों रहते थे, अकेले रहना पड़े। ये भी बहुत मुश्किल है, कोई इजी काम नहीं है। The story describes her flow of thoughts and her battle with life, as well as puzzling views on death as she prepares to visit her husband's grave. एक तो ये इसके अंदर बताया गया है कि जो आउटर सेल्फ में इंसान के अंदर जो है वो इस बात की सिचुएशन को हैंडल करना और उस रहना और मुआशरे के साथ जो है वो अपना इंटरेक्ट करना, ये कितना मुश्किल है, सर्वाइवल कितनी मुश्किल है। और इसके साथ साथ ये भी है कि कैसे अपने आप को इनर सेल्फ से जब वो फंस जाती है उस टब के अंदर और बड़ी मुश्किल से निकलती है, तो वो दोबारा से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है कि मैंने जो है वो ग्रेव के ऊपर दोबारा जाना है और लास्ट में विज़िट करना है। ये बेसिकली जो है वो सारी की सारी स्टोरीज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। ले The story's inspiration was revealed by her biographer, Michael King. It sprung from visit to the now frail widow of her favorite uncle, Bob Frame. Auntie Anne Frame had become trapped in her bath one day and would have died from exposure had it not been for a fruitless visit from her neighbor. This haunted Frame, and she constructed the story in 1965. ये बताया गया है कि उसने स्टोरी ली कहाँ से। बेसिकली ये पहले एक स्टोरी जो है वो इसके बारे में या सुनाई जाती थी या बताई जाती थी। कुछ ऐसी होती हैं, फोक टेल्स होती हैं, रिटर्न फॉर्म में नहीं होती लेकिन मशहूर हो चुकी होती हैं। उसी को लेके उसने जो है वो एक नई स्टोरी जो है वो बनाई और उसी तरह से उसके अंदर जो है वो निर्देश की उसने। तो द स्टोरीज इंस्पिरेशन वाज रिवील्ड बाय द बायोग्राफर माइकल किंग की जो स्टोरी थी उससे उसने ली। स्प्रंग फ्रॉम अ विजिट टू नाउ फ्रेल विडो, यानी ये बताया गया है कि वो एक जो स्टोरी थी जिससे इसने ली कि वो एक बंदा था जिसने एक कमज़ोर बेवा के घर विजिट किया और जाकर देखा कि वो बेचारी जो है वो आगे किसी टब के अंदर गिरी पड़ी थी और उसको उसने बचाया किस तरह से। उधर से जो है वो मेन उसके कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में है और उसने उसके ऊपर एक नई कहानी जो है वो लिख दी। Mind game. Since the elderly woman has physical difficulties getting in and out of the bath, she realized that after her death, which she feels is not far off, there isn't an afterlife. एक तो चूँकि वो कमज़ोर हो चुकी थी इसलिए उसका टब से निकलना बहुत मुश्किल साबित हुआ, और इससे उसको ये रियलाइजेशन भी हुई कि मौत हमें कैसे जो है वो अपने शिकंजे के अंदर जो है वो जकड़ लेती है और इसके बाद हमारे लिए कोई ज़िंदगी नहीं। यानी इन अ सेंस ज़िंदगी का मतलब ये जो ज़िंदगी अभी चल रही है, यानी ये दोबारा किसी सूरत नहीं लौटेगी। दिस इज़ समथिंग दैट स्लोली मेक्स इट्स वे टू हर माइंड, और यही बात जो है वो दिन ब दिन उसके जहन के ऊपर ज़्यादा तारी होती जा रही थी। जैसे किसी के नियर एंड डियर जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये बात यकीनी है कि वो बंदा कंटिन्यूसली इस सोच में रहता है कि पता नहीं अब कब मेरी बारी आने वाली है, कब मेरी, ख़ास तौर पर वो जब वो अकेला रह गया हो, तो ये एक खौफनाक आलम भी होता है उसके लिए। बट शी स्टिल बिलीव्स दैट विद केयर, विद थॉट, शी विल बी एबल टू डिफीट द ट्रैप ऑफ बाथ एंड देयरफॉर डिफीट द डेथ। तो खुद भी आखिरकार उसके जहन में आया कि वो अगर अपनी सोच को जो पॉजिटिव रखती है, बहादुरी शो करती है, स्ट्रेंथ शो करती है, अपने माइंड को नए सिरे से मेकअप करती है, तो यकीनन वो ये जो बात वाला इवेंट उसके साथ हुआ इससे भी, और जो एक उसके ऊपर एक मौत का जो साया छाया हुआ है या जिस खौफ में मुब्तला है, इससे भी वो निजात हासिल कर सकती है, या इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ़रार हासिल कर सकती है, एस्केप हासिल कर सकती है। यानी इस डोमिनेंट जो ओवरवेलमिंग थॉट्स उसके ऊपर छाई हुई हैं उसको हटा सकती है।
Like Shakespeare, Prospero, the woman's every third thought is her grave, but her thinking eventually reaches a conclusion opposite to what she hoped for. तो शेक्सपियर का जो है वो करैक्टर बताया गया है, उसके मुताबिक उसके ख्याल में ये बताया गया है कि हर तीसरी औरत जो है वो सोचती है कब्र के बारे में, यानी बहुत ज़्यादा औरतें जो है वो इस बारे में सोचती हैं, बट हर थिंकिंग इवेंचुअली रीचेज अ कंक्लूजन अपोजिट टू व्हाट शी होप्ड फॉर, लेकिन जो सोचती है नतीजा उसके बरक्स निकलता है। द मोर शी रेजिस्ट द लॉजिकल कंक्लूजन टू द वॉर इन हर माइंड, जितना ज़्यादा वो अपने जहन को इस बात की तरफ लाती है कि वो इस नतीजे से निकल सके, इस ये जो उसके ऊपर डोमिनेट फोर्स है या डोमिनेंट जो थिंकिंग है, डोमिनेंट जो थॉट्स हैं, इनसे निकल सके, उतनी ज़्यादा जो है वो अपोजिट नहीं। कहने का मकसद उसका ये है कि अगर हम इनको ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेंगे और कोशिश नहीं करेंगे तो यकीनन वही नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर हम इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, इसके अपोजिट चलने की कोशिश करेंगे, तो ये डर, ये खौफ का हमको इनकाउंटर करेंगे तो यकीनन हमारे लिए नतीजा और निकलेगा, यानी हम पॉजिटिव माइंडेड हो जाएंगे। This slow process forces the reader to empathize with the woman and this was Frame's aim। यही वो एक तरीका था, यही एक स्लो प्रोसेस था जिसके ज़रिए वो समझता था कि वो जो है वो इसके ऊपर, यानी जो फ्रेम एम है, मकसद भी यही था कि वो इस सोच को उजागर करे कि हमें जो डिप्रेस्ड फोर्सेस हैं उनको इनकाउंटर कैसे करना है। That the reader should identify with the character and feel for the character shock of discovery, और ताकि रीडर जो है वो खुद उसकी इस बेबसी का मुशाहिदा भी करे और उसकी बेबसी के बाद खुद को ये फील करवाए कि कैसे हम इस तरह के हालात से, मुश्किल हालात से निकल सकते हैं हम अगर हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं। फिर आगे इसके कुछ जो है वो पैराग्राफ्स हैं जिनकी डिस्कशन जो है वो की गई है। द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब द वुमेन सिचुएशन विद स्किल एंड इकोनॉमी एंड इज ओनली 3 सेंटेंसेस लॉन्ग। पहला पैराग्राफ इस शॉर्ट स्टोरी का छोटा 3 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है और ये ऐसी सिचुएशन बताई गई जिसमें इस औरत की स्किल्स बताई गई हैं, वो क्या करती है। द फर्स्ट पोर्ट्रेस अ ड्यूटीफुल विडो हु इज़ प्रिपेयरिंग टू विजिट हर डेड हस्बैंड्स ग्रेव। तो यही बताया गया कि वो अपने खामन की कब्र पर जाने के लिए क्या क्या तैयारी करती है। द वुमन इज़ रेफर्ड टू एज शी एंड रिमेन्स अननेम्ड थ्रू आउट द स्टोरी, और इस औरत का नाम नहीं बताया हुआ, ना ही नैरेटर ने अपना नाम बताया, ना ही इस औरत का नाम जो है बताया गया। दिस यूनिवर्सलाइज हर एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स रीडर रिलेट टू हर। इसी वजह से जब कोई भी इसको पढ़ता है तो वो हर कोई इसको अपना समझता है, क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं है, हर कोई इसको अपने तौर पर जो है वो जज करता है। द वुमेन्स ओनली आइडेंटिफिकेशन इज थ्रू हर डिजीज हस्बैंड जॉन एडवर्ड हैरे, हैरावे नेम। सिर्फ एक बताया गया है कि ये बीवी है, बेवा है किसकी, जॉन एडवर्ड हैरावे की, बस। इसके अलावा इस औरत का नाम नहीं बताया, ना ही नैरेटर का नाम बताया गया। डाइड 5 अगस्त 1965, जिसकी जो है वो डेथ 5 अगस्त 1965 को हुई थी। द स्टोरी अनफोल्ड इन डोनिडम, और ये भी उसी शहर की कहानी जो है बताई गई है जिस शहर के अंदर इसका बचपन, इसकी अर्ली लाइफ जो है वो गुजरी हुई है। The time and place are outlined, but like the woman's identity, these things are defined only in relation to the death of the woman's husband। जगह और प्लेसेस जो बताई गई हैं, लेकिन ये भी कोई ऐसे नहीं बताई गई कि जिनके स्पेशल नेम जो लिए जाएं, इसी हवाले के साथ बताई गई हैं कि चूँकि वो फूल तैयार कर रही है, कब्र पे जाना है उसने, वगैरह वगैरह, उनसे रिलेटेड जो है वो बताया गया है इनके अंदर। In the first sentence, she is gathering flowers which seem to be important to her, almost as if buying them force her to visit the cemetery। यानी वो उसकी कब्र पर जो है, उसके मकबरे पर जो है वो जाना चाहती है तो उसके लिए फूल खरीद लीजिए। But there is a list of things that the woman does to prepare for the visit, which Frame includes to particularize her story and prevent generalization। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो उस विजिट के लिए वो तैयार करती है कि मैंने जो है वो उसकी कब्र पे जाना है तो ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो वो उनको भी जनरलाइज किया, उनकी पर्टिकुलर नेम जो है वो नहीं बताए ताकि हर बंदा अपनी ज़रूरत, हर रिलीजन अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सके। द सेकेंड सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द मोटिव ऑफ द वुमन थिंकिंग। सेकेंड सेंटेंस में पता चल जाता है कि ये इसका मकसद क्या है। एंड इनडायरेक्टली सजेस्ट दैट हर थॉट्स आर नॉट ऑल they should be। her visit this year occupied her thoughts more than usual। ऐसे लगता है कि जैसे जो अब जो विजिट करने जा रही है ये सबसे ज़्यादा
जो है वो कंसर्निंग है, सबसे ज़्यादा उसकी तवज्जो इसके ऊपर है, या बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कंसनट्रेट कर रही है कि वो प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर करे इसको. दिस मेक्स द रीडर वंडर what she usually thinks about at this time of year. Frame sets this trap that sparks the reader interest but leaves them at the edge of the cliff. कहता है कि वो ये सारी प्रेपरेशन करके तो रीडर की जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और उनको ऐसे कर देती है जब जैसे वो किसी टॉप ऑफ द क्लिफ पे खड़े हैं, यानी एक ऊंचाई पे खड़े हैं जहाँ सब कुछ जो है वो खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. The third sentence take the mood from the convention into anxious. तीसरा जो सेंटेंस है वो आम रूटीन से हट के परेशान कौन है. The woman's journey, a word implying something much more tedious than a visit. क्योंकि उसने जो अल्फाज वहाँ पे अप्लाई किए हैं वो लगता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, जैसे इससे बढ़कर कुछ है. To the grave is becoming more hazardous, खतरनाक. Each year the reader is temporarily left in the dark and is unaware of the danger at first. Instead, the reader is given a list of journey stages. यूं भी आप कह सकते हैं कि जैसे वो हर विजिट के बाद पहले विजिट से जो नेक्स्ट विजिट है इसको जो है वो डेंजरस समझती है या ख़तरनाक समझती है, या इसको इस तरह कॉन्शियस वे से करती है जैसे इसमें कोई कमी रह गई तो पता नहीं खुदा हांसता क्या हो जाएगी. However, the paragraph conclude with the woman's complaint that she feels too tired. और at the end इसी पैराग्राफ के एंड पे ये भी बात बताई गई है कि औरत इस बात से उकता भी गई हुई है, थक गई हुई है वो, कि अब शायद उससे ये काम नहीं होता. At the graveyard to go home and so much so that instead of going home she wishes to lie down among the graves in the soft grass. और at the end वो ये भी सोचती है कि मैं आके इधर आती हूँ और इधर से वापस जाती हूँ, ये वापस जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो चुका. और कई दफ़ा ये सोचती है कि काश मैं इसी कब्र के साथ इसी घास के ऊपर जो है वो सो जाऊँ एंड फॉल स्लीप. टायर्ड नॉट जस्ट इन बॉडी बट आल्सो इन स्पिरिट. और इसका जो थकना है वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर थकावट नहीं थी, हालांकि उसको जिस्मानी थकावट भी थी, लेकिन उसको सिंबलाइज किया है कि असल में हमारी मेंटल फटीग थी, उसकी जहनी थकावट थी, जो परेशान सोच सोच के ये हालत उसकी हो चुकी हुई थी. सजेस्टिंग दैट हर विल टू लिव इज फेडिंग. अब जिंदा रहने की उसकी जो ख्वाहिश थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, यानी ज़िंदगी से बेजार आ चुकी थी, उकता चुकी हुई थी. फिर अगले दो पैराग्राफ इसके बताए हैं. The next couple of paragraphs describe a particular night routine the woman has adopted, which occur around once fortnight when she baths. As such things have become quite a task for her. अगले दो पैराग्राफ में इसकी रूटीन बताई है और वो क्या क्या काम रात को सरंजाम देती है, करती है, खाना बनाती है, सोने से पहले क्या करती है, और ये भी बताया है कि वो कब कब जो है वो नहाती है. She prepares a meal, digests her tea, listens to the radio and has a brief sleep. अकेली है और क्या काम हो सकते हैं उसके, खाना खाती है, थोड़ी सी वॉक करती है, रेडियो सुनती है और सो जाती है. The routine shows how simple her life is financially, physically and mentally. She doesn't seem to have much. Her house is heated only by coal. मतलब कोयले से अपने घर को गर्म रखती. She uses a tea towel as a tablecloth. Her physical movements are slow and always painful. The radio's information from the outside world appear to make no impact on her as she listens alone. तो म्यूजिक रेडियो सुनती थी तो बाहर की मालूमात जो है उसको मिलती रहती थी, तो उसकी कोई वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं थी. बस कई लोग ऐसे होते हैं ना इस एज पे जाके वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं अपना टाइम पास करने के लिए. She sleeps while the water heats up before bathing because visit to the cemetery, doctor and to the relatives to stay always demand a bath. यानी वो जब जाती उनकी फातिया के लिए उसकी कब्रों के ऊपर जब जाती तब भी, किसी डॉक्टर के विजिट के लिए भी जाती या किसी को मिलने जाती तो तब भी वो नहाती थी. और पानी को गर्म करने के लिए जब वो रखती तो पानी को गर्म करने के लिए रख के तो थोड़ी देर के लिए सो जाती, फिर उठती तो फिर नहा लेती. However, no explanation is offered for why a visit to a cemetery should require this. कि ये बात बड़ी हैरान कौन थी कि कब्र पे जाने के लिए वो क्यों ज़रूरी जो है वो गुस्ल करती थी, क्यों नहाती थी. ये एक सिंबल भी है, जैसे मरने के बाद इंसान को जो है वो गुस्ल दिया जाता है.
अब ये जो इसका द बाथ इटसेल्फ, ये जो मेन क्लाइमैक्स का स्टोरी का, इसके अंदर ये बताया गया है कि कब जो है वो प्रिपेयर करती है, जो मेन इंसिडेंट्स है इस स्टोरी का, कि कब वो उस बाथ टब के अंदर जो है वो फंस जाती है, उसका उसके उधर से अंदर से निकलना मुश्किल हो जाता है और उसको लगता है कि जैसे अब मैं यहाँ पे ही मर जाऊँगी। द वुमन प्रिपेयर्स preps for her bath by getting a towel, setting a chair up by the bath for the woman to grasp at when she needs to get out, and having her night clothes warmed and waiting for her। ये वो तैयारी बताई गई है, जब वो नहाने की पास चेयर कर देती है, ऊपर टावल लटकाती है ताकि जब वो नहा रहे तो वो टावल करीब से आसानी से पकड़ सके। Each of these are to ensure her safe escape from the bath rather than to assist her in the bath itself। वो आसानी से निकलने के लिए भी ऐसा करती थी क्योंकि कोई उसकी बुढ़ापे के अंदर कोई और मदद करने वाला भी नहीं था उधर, ताकि अगर उसे नहीं उठा जा रहा या बाहर नहीं निकला जा रहा तो उसको पकड़ के निकाल दे, ऐसी भी सूरत नहीं थी। Getting up, drying herself and sleeping in warm clothes are her reward for enduring the bath। This hint that woman's mindest align metaphorically with the reward of heaven that she feels should follow suffering and death। वो यही समझती थी कि शायद इसके बाद मुझे ये मौका मिले या ना मिले तो मैं क्यों ना एक साफ सुथरी हालत में जो है अगली दुनिया के अंदर शिफ्ट हूँ। The woman remember past failures in escaping the bath as she arranges the chair should difficulty arise as it had last time she bathed। This suggests that the woman has already had a scare and is afraid of repeating the experience। She approaches the bath with considerably fear। हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी वो इसके करीब जाती है तो एक खौफ उसके ऊपर है। माइट बी पॉसिबल ऐसा पहले भी उसके साथ कोई इवेंट हो चुका हो जिस वजह से वो खौफजदा थी। In the first paragraph, she may have been attracted by fantasy of death, but these descriptions show that dying frightens her। Frame does not go into detail about the woman's previous difficulty in the bath because the story is told in free indirect style। उसकी माजी की जो कहानियाँ हैं, माजी की जो स्टोरीज हैं, उनके बारे में तो यहाँ पे राइटर कुछ नहीं बताया, जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बताया गया। But the woman's point of view, the process of bathing imitates her flow of her thinking। The reader receives vivid images of the woman as she lowers herself into the tub। The view from the rim seemed more like the edge of a cliff। जैसे वो मतलब टब की एक एज से अंदर जो है वो उतरती है तो वैसे ही है जैसे कि पहाड़ से बंदा नीचे आ रहा है। With a deep drop below into the sea। The smile like is muted by the word more। More, even more like a cliff now the memories the woman is repressing of the last time she looked down into the bath। तो शुरू में उसको खौफ होता है लेकिन जब उतर जाती है तो ऐसा लगता है कि वो जो यादें थी, वो जो खौफ था पहले वाला, वो अब उसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा। The end of the paragraph describe the point of no return। इस पैराग्राफ के एंड पे पता चलता है कि उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। Slowly and painfully she climbed into the bath। The physical daring in this act is expressed poetically in the sound of the word slowly and painfully which rhyme। उसने राइमिंग अंदाज में जो है वो तो लिखा गया हर कार वो टॉप के अंदर उतर जाती है। The word climb provide the image of descending a cliff। climb का वैसे मतलब होता है चढ़ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जैसे वो किसी पहाड़ से नीचे उतर रही हो। पहाड़ पर चढ़ना आसान होता है, उतरना और ज़्यादा मुश्किल होता है। Thus dramatizes something as simple as getting into bath। The woman's reaction to getting into the bath, like most things, is to think again of her reward। I'll put on my nightie the instant I get out। But no sooner has she thought this than she repudiated the idea as unrealistic। मैं इसको थोड़ा जल्दी में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये बेसिकली पैराग्राफ की जो है वो डिटेल बताई हुई है और इनको जो पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलें आपको समझ आ जाएगी। ये वही सारी स्टोरी जो बताई हुई है इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, इसके मेन क्लाइमैक्स की तरफ। Like the bath itself, sleep is another key motif in the story। The first time the woman drowsed was after the physical pleasure of having tea in her warm डाइनिंग रूम। हर रिएक्शन टू कंफर्ट इज स्लीप। जब वो नहाती थी फिर चाय पीती थी फिर सो जाती थी। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफन कंपेयर टू डेथ। और आमतौर पर लिटरेचर में स्लीप को जो मौत के साथ कंपेयर किया जाता है। एन एक्सेप्टेबल वर्जन बिकॉज इट इम्प्लाइज अ प्लेजेंट स्टेट फॉलोड बाय अ रीअवेकनिंग। तो नींद को बेहतर
मौत के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है कि ये बहुत ही एक पुरसकून। अभी भी कुछ राइटर दुनिया के ऐसे हैं वो समझते हैं कि मौत जो है वो नींद ही है बेसिकली, लेकिन सरफेस लेवल पे आप कह सकते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन बंदा इस दुनिया से बेखबर हो जाता है। लेकिन जो ट्रू सेंस में है कि ज़िंदगी के बाद हमारे कब्र के अजाब के ऊपर क्या क्या हमारे साथ होना है इसका नहीं हमें पता। ठीक है, ये कुछ और जो है वो हवाले दिए गए हैं, आप इनको खुद भी पढ़ सकते हैं, कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। द नेक्स्ट ड्यू पैराग्राफ, यानी अगले जो 2 पैराग्राफ्स हैं, हर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, इसके अंदर वो उसको एहसास होता है तन्हाई का कि मैं कितनी अकेली हूँ। They deepen until she imagines herself first underwater and then less like being in a bath and more like being in a coffin. She feels herself under the earth. यानी हर वक्त ये सोचती है, कभी ऐसे सोचती है मैं पानी में डूब चुकी हूँ, कभी ऐसे वो सोचती है कि मुझे जो है वो तबूत के अंदर लटा दिया गया है, या मुझे जो कब्र के अंदर दफन कर दिया गया है वगैरह वगैरह। With wheels passing over her, this forces her to rally and try hard, but she fails to make the final effort and is reduced to calling out and wishing her dead husband were present to help her. वो तकलीफ के मरहले में होती है, परेशान होती है, फिर ये सोचती है काश उसका खामद जो उसके साथ होता। At last, complete panic make the woman regress to childish behavior and she cries and strikes the bath with her fist, उन्हीं के साथ हाथ के साथ उसको जोर से जो वैसे मारती। Having drawn out the woman's descent into the panic frame, condensed her successful exit from the bath into one brief paragraph. The woman's feeling at the moment of successful are not described. जब वो निकल आती है उससे तो वो नहीं दिखाई गई। Even the escape itself is presented minimally. उसका जहाँ से निकलना ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। Not as a relief, but merely as a prompt of further anxiety which the woman doesn't wish to go through every time she baths. दिस इज़ द स्टोरी हाफ ए मार्क। यहाँ तक जो है वो स्टोरी आधी तकरीबन हो चुकी थी। ये उसके कुछ जो है वो आगे इवेंट्स बताए गए हैं, आप चाहें तो इनको रीड खुद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर एट द एंड बताया कि इस वाक़े के बाद भी वो जो है वो ग्रेवयार्ड जो है वो जाती है। The woman proceeds to go to the graveyard and the journey was unusually uneventful and peaceful. As she tended her husband's grave, she felt a sense of pride having looked after it for so long. पहले जब वो जाती तो परेशान होती थी, अब वो जाती तो वो फ़ख्र महसूस कर रही है। ये भी एक पॉजिटिव सेंस है कि जब तक हम चीज़ों को अपने ऊपर तारी करके बोझ समझ के काम करते हैं तो हमें उसका मज़ा नहीं आता। जब हम उसको एक प्राइड के तौर पर करते हैं, एक स्पोर्ट के तौर पर करते हैं, एक नेचुरल ड्यूटी के तौर पर करते हैं, एक फॉन्ड समझ के करते हैं, अपना शौक समझ के करते हैं, तो उस सूरत में वही काम हम जो इंजॉय करते हैं। और अगर ज़िंदगी को आप इतना अपने ऊपर बर्डन बना लेंगे, इतना अपने ऊपर जो है वो कर लेंगे, मुश्किल कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और ये जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इनको जगह ना दें। बकाया इसके अंदर जो है वो ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये इसके कुछ जो है वो थीम्स बताए गए हैं। लोनलीनेस एंड रिलायंस, स्ट्रगल है, मॉर्टैलिटी है, लॉस है। लोनलीनेस इस सेंस में बेचारी अकेली थी, तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है। तो हामद की डेथ के बाद अकेली थी, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जो भी करना है खुद करना है। इवन यहाँ तक सूरत हाल थी कि वाशरूम से या जो बाथ टब था उससे निकलना उसके लिए जो है वो मुश्किल था। स्ट्रगल है, ये ज़िंदगी शुरू से लेकर एंड तक स्ट्रगल है, लेकिन लोनलीनेस में और स्ट्रगल ज़्यादा जो इंसान की बढ़ जाती है और उसकी जो है वो स्वीयरनेस ज़्यादा हो जाती है और जो उसकी स्ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल कामयाब होने के लिए या पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए हमें स्ट्रगल जो वो करनी ही पड़ती है। अगर हम इन फियर्स को, इन डाउट्स को अपने ऊपर ही रहने देंगे, अपने ऊपर हैवी कर लेंगे, तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम वक्त से पहले नकारा हो जाएंगे। फिर बताया गया मॉर्टैलिटी कि आखिरकार जो है वो हमें मौत है, आखिरकार इस दुनिया से जाना है, आखिरकार हर चीज़ ने ख़त्म होना है।
जो चीज़ पैदा हुई है उसका अंजाम मौत है। तो मौत से तो इस सेंस से में घबराना नहीं चाहिए। मौत एक एक टाइम है, एक ऐसा एक स्टेप है जो हमें एक नई दुनिया के अंदर लेके जाएगा। हम मुंतकिल हो जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया एज ए थीम। और उसके बाद है लॉस, अपनों के खो जाने का लॉस, हेल्थ के जाने का, सिक्योरिटी के ख़त्म हो जाने का लॉस, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो लोग जो केयर करते थे इसकी, उनका लॉस, वो अब नहीं रहे, पेरेंट्स नहीं रहा, हस्बैंड नहीं रहे। तो ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस है। वो वक्त अब नहीं रहा जिसमें खुशगवार लम्हात थे, वो वक्त अब नहीं रहा जो जिसमें बातों को आपस में शेयर करते थे, एनचेंटिंग थी। अब वो सब जो है वो छीन चुका। ये उसी की डिटेल जो है बताई गई है जो मैंने आपको बता दी है, मोर्टेलिटी की भी, लॉस की भी, और यही जो था वो इसका एंड था। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इस हवाले से? कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, क्लियर है आपको? जी स्टूडेंट्स, चलें जी ठीक है, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बुक्स पास रख दीजिएगा।